7 दिसंबर 1941 ये इतिहास का वो आखिरी दिन था कि जिसके बाद दुनिया का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदलने जा रहा था। यूएस नेवी पर एक आफत टूटने जा रही थी कि जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। मेटल शिप में मौजूद एक अफ्रीकन अमेरिकन बावर्ची डॉलर मिलर सूरज निकलते ही नेवी अफसरान को नाश्ता सर्व करता है और उनकी लॉन्ड्री कलेक्शन के काम पे लग जाता है। सुबह के ठीक 7:57 पे डोरिस को एक सायरन सुनाई देता है। वो सायरन जिसे शायद कोई भी सेलर अपनी सर्विस के दौरान सुनना पसंद नहीं करता। वो बाहर निकलता है और देखकर हैरान रह जाता है। वो बाहर निकलता है और देखता है कि पूरा आसमान जापानीज बॉम्बर एयरक्राफ्ट से भरा पड़ा है। पलक झपकते ही जैसे पूरी नेवल बेस पे कोई कयामत टूट पड़ी हो, क्योंकि जापानीज एयरक्राफ्ट ने अमेरिकन शिप्स को चुन चुन के तबाह करना शुरू कर दिया। ये हमला यूएसए की पर्ल हार्बर बेस पे किया गया था और आज हम जानेंगे कि जापान ने अमेरिका जैसे मुल्क पर हमला करने की इतनी बड़ी हिम्मत क्यों की थी। डोरिस व्हीलर नामी बावर्ची को अमेरिका का सबसे बड़ा अवार्ड क्यों दिया गया था और अमेरिका ने जापान पर न्यूक्लियर हमला क्यों किया था। नाजरीन, हमारी इंटरेस्टिंग कहानी की शुरुआत 1941 में होती है, जब वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका ने चाइना को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया था। जी हाँ, वही चाइना जिसके खिलाफ आज 2023 में अमेरिका खुलकर बात करता है। हुआ कुछ यूं था कि वर्ल्ड वॉर 2 को स्टार्ट हुए 3 साल गुजर चुके थे, जिसमें एक साइड पे जर्मनी और इटली थे, जबकि दूसरी साइड पे ब्रिटेन, नेदरलैंड और फ्रांस थे। इस जंग में अमेरिका का कोई पार्ट नहीं था। अमेरिका पूरी तरह से न्यूट्रल था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 में होने वाले नुकसानात की वजह से अमेरिका खुद को यूरोप और एशिया की जंग से साइड पे रखना चाहता था। पर एक मुल्क था जो अमेरिका को मुसलसल सताए जा रहा था और वो था जापान। जापान के पास नेचुरल रिसोर्स कम होने की वजह से वो अपने आसपास के ममालिक पे धड़ाधड़ कब्जा जमा रहा था, ताकि वो अपने नेचुरल रिसोर्स की डिमांड पूरी कर सके। कोरिया, ताइवान और चाइना के बड़े बड़े इलाकों पे जापान कब्जा कर चुका था। पैसिफिक ओशन में ही जापान के करीब फिलीपीन, इंडोनेशिया और मलेशिया पे इसकी नज़र थी। पर मसला ये था कि मलेशिया ब्रिटिश कॉलोनी थी, इंडोनेशिया नेदरलैंड्स की और फिलीपीन न्यूट्रल रहने वाले अमेरिका की कॉलोनी थी। इन कंट्रीज को जापान का दूसरे मुल्कों पर कब्जा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि जापान के पीछे असल में हिटलर का हाथ था और हिटलर ब्रिटेन और अमेरिका का दुश्मन था। जापान की ये हरकतें देखकर जुलाई 1941 में अमेरिका ने जापान को ऑयल देना बंद कर दिया। जापान के पास अपना ऑयल नहीं था, बल्कि वो अपनी डिमांड का 80% ऑयल अमेरिका से ही इंपोर्ट करता था। अमेरिका ने उसके सामने ये कंडीशन रखी कि पहले उसको चाइना का कब्जा छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद उसे ऑयल दिया जाएगा। जापान के लिए ये एक बहुत ही मुश्किल फैसला था। एक तरफ अगर वो चाइना से अपना कब्जा छोड़ देता तो पूरी दुनिया ये समझती कि जापान हिटलर की सपोर्ट के बावजूद अमेरिका के आगे घुटने टेक गया है। दूसरी तरफ ऑयल था कि जिसके बगैर जापान का होल्ड वैसे ही कमज़ोर पड़ जाना था। जापान ने फैसला किया कि वो चाइना से अपने फौजी वापस नहीं बुलाएगा, बल्कि अंदर ही अंदर उसने फैसला किया कि वो ऑयल के लिए इंडोनेशिया पर कब्जा करेगा। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं कि इंडोनेशिया उस वक्त नेदरलैंड्स की कॉलोनी थी और वहां तक पहुंचने के लिए ज़रूरी था कि पहले फिलीपींस पर कब्जा किया जाए, जो कि अमेरिका की कॉलोनी थी। जापान को पता था कि अगर फिलीपींस पर हमला किया गया तो उसकी जवाबी कार्रवाई अमेरिकन नेवल बेस पर्ल हार्बर से की जाएगी। लेकिन क्योंकि अब जापान के पास ऑयल ख़त्म होता जा रहा था और उनके पास हमला करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था। फिलीपींस पर नहीं, बल्कि पर्ल हार्बर पर। जी हाँ, जापानीज मिलिट्री लीडर ने फैसला किया कि वो एक सरप्राइज अटैक करके अमेरिकन पर्ल हार्बर बेस को तबाह कर देगा, ताकि उसके बाद जापान आसानी से फिलीपींस पर कब्जा कर सके। जापान अब चुपके से पर्ल हार्बर पर अटैक करने की तैयारी कर चुका था। उसने अपनी फ्लीट तैयार करना शुरू कर दी, जिसमें 2 बैटलशिप्स, 39 सबमरीन्स, 30 डिस्ट्रॉयर्स और हैरत अंगेज तौर पर 414 बॉम्बर एयरक्राफ्ट थे। इन एयरक्राफ्ट को 6 एयरक्राफ्ट कैरियर्स के
जरिए पर्ल बैरर की तरफ रवाना किया गया। दूसरी तरफ अगर पर्ल हार्बर पर खड़ी अमेरिकन फोर्स का अंदाजा लगाया जाए तो उसमें 8 बैटलशिप, 59 एंटी एयरक्राफ्ट शिप, 4 सबमरीनीज, 390 एयरक्राफ्ट शामिल हैं। देखा जाए तो जापान का हमला नाकाम बनाने के लिए अमेरिका के पास काफी फोर्स मौजूद थी, लेकिन जरूरी था कि इसके लिए इनको पहले हमले की इंफॉर्मेशन मिल जाए। पर जापान ये अटैक हर तरह से सीक्रेट रखना चाहता था। इसीलिए जापानीज कमांडर ने फैसला किया कि वो हमले से पहले किसी भी किस्म की वायरलेस कम्युनिकेशन से परहेज करेंगे। जापान से निकलने वाली फोर्स तकरीबन 8000 किलोमीटर का फासला तय करके अब पर्ल हार्बर से तकरीबन 370 किलोमीटर दूर थी, और यही वो पॉइंट था जहां से एयरक्राफ्ट को हमला करने के लिए टेक ऑफ करवाया गया। ये वर्ल्ड वार 2 का सबसे बड़ा हमला होने वाला था, जिसमें अमेरिका अभी तक शामिल ही नहीं था। 7 दिसंबर 1941 की सुबह 7:57 पे 350 जापानीज एयरक्राफ्ट्स ने 2 अलग अलग ग्रुप्स में पर्ल बैरर पे धावा बोल दिया। अमेरिकन जो इस हमले से बिल्कुल लाइलम थे, उन पे तो जैसे कयामत टूट पड़ी। जापानीज एयरक्राफ्ट्स के पहले ग्रुप ने इन पर गोलों की बारिश कर दी। 45 मिनट्स तक ये उन पर हमला करते रहे और फिर वापस चले गए। पहले तो ये लगा कि जैसे हमला खत्म हो गया है, लेकिन 10 मिनट बाद बॉम्बर क्रॉस का दूसरा ग्रुप आया और उसने बची कुची नेवल बेस को गोले मार मार कर तबाह कर दिया। पूरा 1 घंटा और 15 मिनट्स तक ये हमला जारी रहा, जिसमें अभी तक जापान का पलड़ा भारी था। अमेरिका की 20 विसल्स, 8 बैटलशिप्स और 300 प्लेन्स को तो खड़े खड़े तबाह कर दिया था। जमीन को आग और आसमान को काले धुएं के बादलों ने छुपा दिया था। इसी दौरान अमेरिका की एक बैटलशिप में अमेरिकन अफ्रीकन बावर्ची डॉरस मिलर भी मौजूद था, जिसका जिक्र हमने वीडियो के स्टार्ट में किया था। लॉन्ड्री कलेक्शन के दौरान बावर्ची को सायरन सुनाई दिया। ये खौफनाक सायरन सुनकर जब तक वो बाहर आता, एक जापानीज मिसाइल उनकी शिप पर आ लगा, जिसमें शिप कैप्टन समेत बहुत से ऑफिसर्स जख्मी हो गए। डॉरस ने अकेले जख्मियों को सेफ जगह पे शिफ्ट किया, फिर एंटी क्रॉस मशीन गन पर जाकर खुद उन पर पलटकर हमला किया। उसने बगैर ट्रेनिंग के 6 जापानीज एयरक्राफ्ट्स मार गिराए थे, जबकि जापान ने इस हमले में टोटल अपने 29 एयरक्राफ्ट्स खोए थे। डॉरस पहला अफ्रीकन अमेरिकन था जिसे बाद में नेवी क्रॉस दिया गया। ये अवार्ड यूएस नेवी का सबसे बड़ा, जबकि यूनाइटेड स्टेट में मेडल ऑफ ऑनर के बाद दूसरा बड़ा अवार्ड है। 1 घंटा 15 मिनट्स हमला और होने के बाद जापानीज एयरक्राफ्ट्स तो वापस चले गए, लेकिन अब वो अमेरिका को भी वर्ल्ड वार 2 में धकेल चुके थे। वही अमेरिका जो इस हमले से पहले वर्ल्ड वार 2 में शामिल ही नहीं था। अमेरिका ने हमले के अगले ही दिन जापान को सबक सिखाने का फैसला कर लिया और जापान के खिलाफ खुली जंग का ऐलान भी कर दिया। अगले 3 महीनों तक अमेरिका अपनी नेवल बेस को रिस्टोर करने में लगा रहा। खुशकिस्मती से कई शिप्स शैलो वाटर में डूबी थी, जो कि रिपेयर के काबिल भी थी। 4 महीनों के बाद अमेरिका ने वैसा ही हमला जापान पर किया जैसा उन्होंने अमेरिका पे किया था। जी हाँ, अमेरिका ने अप्रैल 1942 में जापान के शहर टोक्यो पर बम्बों की बरसात कर दी। ये वर्ल्ड वार 2 में अमेरिका का किए जाने वाला पहला हमला तो था, लेकिन इसके बाद अमेरिका ने बस नहीं की। अगले 4 साल तक अमेरिका और जापान की लड़ाई चलती रही, जिसमें अब अमेरिका का पलड़ा भारी था। जापान इस जंग में काफ़ी हद तक कमज़ोर हो चुका था, लेकिन वो हार नहीं मान रहा था, खुद को अमेरिकन के सामने सरेंडर नहीं कर रहा था। आखिरकार अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के खिलाफ अपना आखिरी कार्ड इस्तेमाल कर ही डाला। 6 अगस्त 1945 की सुबह 8 बजे जापान के शहर हिरोशिमा के ऊपर एक बोइंग B-29 सुपर फोर्ट्रेस देखा गया। इस जहाज ने 4400 केजी वजनी लिटिल बॉय नामी बॉम्ब हिरोशिमा शहर के ऊपर गिरा दिया, जिसके 43 सेकंड्स बाद एक जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ वाइट हो गया। उसके बाद एक फायरबॉल जमीन से आसमान की तरफ गया, जिसने जमीन का टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा दिया। ये हिस्ट्री का पहला न्यूक्लियर अटैक था, जिसने चुटकी में ही पूरे हिरोशिमा पर 80% से ज्यादा बिल्डिंग्स को मिट्टी का ढेर बना दिया। जापानीज मिलिट्री लीडर के तो जैसे पैरों तले जमीन निकल गई थी।
अभी वो कुछ और सोचते। ठीक 3 दिनों बाद अमेरिका ने 9 अगस्त 1945 को जापान के शहर नागासाकी पर भी न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया। ये मार्क III बॉम्ब था जिसका कोड नेम फैट मैन रखा गया था। 4670 kg इस बॉम्ब ने जमीन पर गिरते ही पूरे शहर को सफा हस्ती से मिटा डाला। ये वो 2 न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे जो इंसानों पर इस्तेमाल होने वाले पहले और आखिरी बॉम्ब्स थे। एक अंदाजे के मुताबिक हिरोशिमा और नागासाकी के हमले में 2,60,000 लोग मारे गए। इस हमले के अगले ही हफ्ते जापान ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर लिया और आखिरकार ये वर्ल्ड वार 2 भी अपने अंजाम को पहुंची। उम्मीद है सुनो जानो कि ये वीडियो भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे और आपके प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली किसी शानदार वीडियो में। अल्लाह हाफिज।